खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस बार राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में संपन्न हुआ और इसी अक्टूबर महीने में संपन्न हुआ, उसमें झारखंड के तीरंदाजों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उसी तीरंदाजों में से एक अंकिता भगत आज हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं शिशिर महतो जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं आर्चरी के। तो इन दोनों का सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। अंकिता, सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से करते हैं। इस बार राष्ट्रीय खेलों में आपकी भागीदारी कैसी रही? हालांकि स्वर्ण से आप चूकी, लेकिन रजत भी कम नहीं होता है। कैसा एहसास था जब आप ये पदक जीती? मेरा जब से मैं आर्चरी शुरू की हूँ तब से ये मेरा पहला नेशनल गेम्स था जी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि नेशनल गेम्स इंडिया में पहली बार, मतलब मैं पहली बार उसमें भाग ले रही हूँ। तो अच्छा ही था, लेकिन और अच्छा हो सकता था, पर मैंने अपना 100% दिया और हम सिल्वर जीते। कितनी तैयारियां थी आपकी? आपने इसके लिए कितना प्रैक्टिस किया था? क्योंकि वैसे तो प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर करती हैं, लेकिन नेशनल गेम को फोकस करके कितनी तैयारियां थी आपकी? एक्चुअली मेरा ये जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के बाद से मेरा थोड़ा सा इंजरी आ गया था। अच्छा। तो मैं बहुत अच्छा तैयारी नहीं कर पाई थी, पर मेरे से जितना हो सका मैंने किया। बिल्कुल, और उसका रिजल्ट हमें मिला। हम सबको मिला, पूरे झारखंड वासियों को मिला। शिशिर जी, आप आर्चरी से जुड़े हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं। झारखंड में आर्चरी का किस तरह का भविष्य देखते हैं? क्योंकि हाल के वर्षों में, अगर पिछले 10-15 वर्षों को देखें हम, झारखंड के वर्षों को, तब से बहुत, जैसे हॉकी आगे बढ़ रहा है उसी तरह से आर्चरी भी बहुत आगे बढ़ रहा है। आपके नज़र में, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक हैं, सिल्ली सेंटर से जुड़े हैं, क्या सोचते हैं, कैसा भविष्य नज़र आता है? तो मैडम, झारखंड में तो नेचुरल आर्चरी है। जी जी, आप अक्सर ये देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में, यानी कि एक अभी जो हम लोग बेस से था, स्टार्टिंग जो टाटा आर्चरी एकेडमी था, जी जी, उसके बाद हम लोग ने वहाँ से सीखा। हमने जब झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के थ्रू उस एकेडमी में जब प्रशिक्षण के लिए जाते थे अपना टाइम में, तो उस टाइम वहाँ से हम लोग ने सीखा। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार करते गए। फिर अभी का जो सिचुएशन है, अभी मतलब राज्य में हर जगह तीरंदाज निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार का सपोर्ट है। जी हाँ। बहुत सारे सेंटर डे बोर्डिंग के तौर पे, रेसिडेंशियल सेंटर के तौर पे स्टार्ट किए गए हैं। और जो बेसिक जो था, जो टाटा से हम लोग सीख के आए, जैसे कि हमने 2019 में सिल्ली स्थित बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी का स्थापना किए हम लोग। और एक्चुअली वहाँ उस टाइम आर्चरी का कुछ उतना फोकस नहीं था। अच्छा। लेकिन हमारे वहाँ के लोकप्रिय विधायक वर्तमान में मंत्री थे, जी जी, उन्होंने एक चीफ गेस्ट के तौर पे हाँ जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए थे और हम वहाँ खुद ट्रेनिंग ले रहे थे उस टाइम। अच्छा। और एक छोटे से स्कूल से बच्चे को ट्रेन करके हम लोग एक इंटर स्कूल के तौर पे पार्टिसिपेट करने के लिए ले गए थे। तो जब होता है ना कि कोई अपना नज़दीकी आता है तो अपने भाषा में बातें होती हैं, तो उन्होंने उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने फिर कहा कि अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्यों ना इस चीज़ को हम लोग और बड़ा करें, और आपके पास समय है तो आप आइए सिल्ली में। अच्छा। और हमने सिल्ली में फिर स्टार्ट किया और लगभग धीरे धीरे अभी पूरे रांची जिला में लगभग 7-8 ऐसे ब्रांचेस हैं जो अपना एकेडमी का एक ब्रांचेस है जाके, क्योंकि हर जगह बच्चे आना जाना नहीं कर सकते हैं इतना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंतराल में। तो हमने एक धीरे धीरे सेंटर का स्थापना किया और हर जगह से अभी तीरंदाज निकल रहे हैं। जैसे जोना सेंटर है, वहाँ से दीप्ति कुमारी जो अभी खुद कोमलिका और अंकिता के साथ टीम में वहाँ से नेशनल गेम्स खेली, मधुमिता कुमारी, ऐसे बहुत सारे तीरंदाज जो निकल रहे हैं। और अभी तो कुछ तीरंदाज गए भी हैं भोपाल में शायद। हाँ, अभी नेशनल रैंकिंग में गए हैं कुछ तीरंदाज। तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी बातें अंकिता से कि अंकिता, आपने कब शुरुआत की इसकी? आप भी बहुत छोटी ही हैं, शायद ग्रेजुएशन में हैं, तो कब से शुरुआत की और इस यहाँ तक पहुँचने में कितना लंबा टाइम लगा? मैं 2014 में टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की और मैं शुरू से ही झारखंड से ही खेल रही हूँ, टाटा आर्चरी एकेडमी से ही खेल रही हूँ। मेरे कोच धर्मेंद्र सर है और पूर्णिमा मैडम है जी। तो अभी भी मैं उनसे ही ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो अभी 8 साल हो गए मैं टाटा आर्चरी एकेडमी में ही हूँ। बिल्कुल। और मेरा टाटा स्टील में अभी एज ए कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है कि टाटा स्टील के साथ आप जुड़ी हैं और 8 सालों से आप ये कर रही हैं। क्या आपके फैमिली में मम्मी पापा या भाई बहन किसी को इंटरेस्ट था या कोई आर्चरी जानते थे? कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ?
आप पहुंची कैसे टाटा आर्चरी अकादमी? एक्चुअली मेरे पापा भी प्लेयर थे पर आर्चरी नहीं, वो थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलते थे। लेकिन मेरे फैमिली में कोई आर्चरी तो नहीं करता है जी। तो मैं दोला दी, दीपिका दी, इनसे इंस्पायर हुई हूँ। अच्छा, तो फिर जब वहाँ पे आर्चरी का ये हुआ सिलेक्शन ट्रायल, तब आप गए? हाँ, 2014 में, मतलब हर 2 साल में या 1 साल में टाटा आर्चरी एकेडमी में ट्रायल होते हैं। अच्छा। पूरे इंडिया से बच्चे लिए जाते हैं, तो मैं भी आई थी ट्रायल देने, तो मैं सिलेक्ट हो गई। अच्छा। फिर मैं 14 से ही टाटा आर्चरी एकेडमी में हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से बच्चों को चयनित किया जाता है, बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हैं टाटा आर्चरी एकेडमी से मैं जुड़े? पहले कैडेट थी जी। 2020 से मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जॉब कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा जानना है कि बहुत सारे बच्चे जो आर्चरी जानते हैं या गांव देहातों में भी रहते हैं, और शिशिर जी ने भी बताया कि यहाँ झारखंड में नेचुरल आर्चरी की संभावनाएं हैं। तो जो जुड़ना चाहते हैं, जो टाटा आर्चरी एकेडमी जाना चाहते हैं, आपकी बातों को जानेंगे और फिर वहाँ पहुँच पाएंगे। शिशिर जी, आपने भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और क्या लगता है कि सरकार को और प्रयास की ज़रूरत है, या अभी जितनी व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं उसमें खिलाड़ी या जो आर्चर हैं वो पर्याप्त उनके लिए माहौल बना हुआ है? मैडम, एक्चुअली अभी जो सुविधा है, सुविधा तो है, लेकिन उसको बेहतर तरीक़ा से उसको संचालन करने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे कि अभी जैसे भारत सरकार का जो योजना चल रहा है खेलो इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे खेलो इंडिया का स्टार्ट हुआ, उसने पहले प्लेटफॉर्म दिए, बच्चों को एज ए टूर्नामेंट दिए, फिर उसके बाद उसको बहुत सारे प्राइवेट एकेडमीज को जोड़ के बहुत सारे सेंटर पूरे देश भर में, लगभग मेरे ख्याल से 25-30 ऐसे सेंटर होंगे, उसमें खिलाड़ियों को जोड़ें। अब अभी जो चल रहे हैं, अभी एनसीओ चला रहे हैं, जिसमें जो बच्चे स्कीम में आते हैं उसको फिर एनसीओ में लेके जाते हैं, बच्चे को फुल फैसिलिटी पूरा टीम के साथ। अच्छा। जैसे फिजियो का एक टीम होता है, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स में ज़रूरत है उस टीमों के साथ अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा ये, और बहुत से बच्चे जो आ रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्लेटफॉर्म है। उसी तरह सरकार को भी एक ये योजना सोचना चाहिए मेरे मुताबिक, और उसको भी एक झारखंड स्टेट में अपने स्टेट के लिए खेलो झारखंड या फिर कोई ऐसे नया ये के साथ एक हर स्पोर्ट्स का एक प्रोजेक्ट अफसर हो जो उस खेल का पूरा अंत तक उसका ये जाने। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सा ऐसे होता है कि हमारे यहाँ तो अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन और आते हैं फिर हमको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तो ऐसे नहीं आ सकता। पहले ग्राउंड लेवल में काम करना, उसके लिए एक उस खेल का जो ये होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हाँ, और मतलब उसका जो अफसर हो, चाहे प्रोजेक्ट अफसर हो या फिर जो उसको मेन मॉनिटरिंग करे, वो उसी स्पोर्ट्स का होना चाहिए। बिल्कुल, तो हाँ, तो फिर स्पोर्ट्स हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जब स्टेप स्टेप आगे की ओर चले जाएंगे। हाँ, फिर ग्राउंड लेवल में अगर स्टेट गवर्नमेंट तैयार कर देगा, आगे चल के वो जब इंडिया लेवल में आएंगे तो एनसीओ है, सेंटर फॉर एक्सलेंस है, हमारे यहाँ खुद झारखंड में 2 सेंटर फॉर एक्सलेंस चलते हैं, तो बेहतर खिलाड़ी आएंगे और बेहतर जगह पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक फिर देश के लिए वो खेलने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अब थोड़ी बातें अचीवमेंट की, अंकिता के अचीवमेंट की, आपके अचीवमेंट की बाद में बातें करूँगी। पहले अंकिता, अब तक आपने बहुत जगह बाहर भी गई, मुझे पता है बहुत सारे विदेशों में भी आपका परफॉर्मेंस रहा और अच्छा ही रहा। उन इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, और नेशनल गेम के बारे में तो आपने बताया कि पहली बार आप इसमें शामिल हुई हैं, लेकिन एशियन गेम्स की भी आपकी तैयारी चल रही है, तो थोड़े रिजल्ट के बारे में बताएं। जैसे कि इस साल एशियन गेम्स के लिए ट्रायल हुआ था जी, तो मैं सेलेक्ट हुई थी एशियन गेम्स के लिए और वर्ल्ड कप्स के लिए, लेकिन एशियन गेम्स कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, तो मैं पोस्टपोन्ड हो गया। जी जी, कोरोना की वजह से। तो मैं वर्ल्ड कप खेल के आई हूँ अभी जून में और मार्च में, अप्रैल में जी। तो टर्की में गई थी, टर्की में कुछ इतना खास नहीं रहा। कोरिया में हमने टीम ब्रॉन्ज जीता है जी, और पेरिस में हमने टीम सिल्वर जीता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ।
अपने देश के खिलाड़ियों के साथ इस बार आपको खेलने का मौका मिला, जो हमारे मतलब नेशनल गेम में, लेकिन विदेशों के साथ, विदेशी खिलाड़ियों के साथ विदेशों में जब आप खेलती हैं तो कैसा माहौल रहता है, क्या प्रेशर भी रहता है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आर्चरी ऐसा गेम है जहाँ सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, तो वैसे भी बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो कैसा माहौल मिलता है वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल बताएं तो। जैसे हम लोग मिडिल मैच में पहुँच जाते हैं जी, तो वहाँ जो स्टेज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जी, मतलब ऐसा लगता है एकदम पैर जैसे ज़मीन में ही नहीं है, ऐसा लगता है जी, तो वहाँ पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है खुद को, और ऊपर से कैमरा का क्लिक भी सुनाई देता है वहाँ। अच्छा, इतनी शांति होती हाँ, है। तो एकदम मतलब लगातार क्लिक 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 सुनाई देता है, और सामने से भी कैमरा रोटेट होता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बहुत तब, ज़्यादा प्रेशर। और पूरे इंडिया देख रहे होते कि हाँ, क्या कर रहे हैं बच्चे, मतलब बिल्कुल। कैसे मार रहे हैं। जी, तो बहुत प्रेशर होता हाँ। है, बिल्कुल, और इसी प्रेशर से उबरने का नाम है निशानेबाजी। हाँ, जहाँ तक अब आप शिशिर जी आप बेहतर बता पाएंगे कि अभी जितने इक्विपमेंट्स में, चाहे साइंस, अगर स्पोर्ट्स साइंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब फुल बॉडी मॉनिटरिंग होती है कि हार्ट बीट कहीं बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम भी और आप भी, एक आम आदमी भी जब कुछ नया करने जाता है या कुछ अटेम्प्ट लेने जाता है तो एक प्रेशर उसके दिमाग में होता है और उसके बाद हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इन सब, ये जो स्पोर्ट्स साइंस है वो कितना फ़ायदेमंद रहता है एक खिलाड़ी के प्रोग्रेस के लिए? मैडम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जी, आप देखे होंगे अभी जो कॉमनवेल्थ, जी हाँ, एशियन गेम्स और ओलंपिक में जी, जो हम लोग का मेडल का जो ये है, हाँ, हम लोग पहले फर्स्ट डिजिट में रहते जी, थे, अभी बिल्कुल। डिजिट बदल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जितने भी हैं, तो ये जो टीम वर्क हो रहा है जी। अभी जो भारत सरकार की योजना के साथ, जो इतने सारे कैंप, हाँ। पहले के ज़माने में तो इतना इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट नहीं मिलते थे, जी हाँ। लेकिन अभी देखिए अभी तो हमारे जो कैलेंडर आ गया जी है हाँ, उसमें 285 दिन टूर्नामेंट्स हैं। अच्छा, 365 में 285। 285 दिन ऐसे है जो टूर्नामेंट्स है, वो नेशनल रैंकिंग हो, नेशनल हो, या एक्सपोजर के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऐसा बहुत सारा एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है। और अभी बड़े बड़े इवेंट में आप देख रहे हैं कि भारत देश का नाम ऊंचा कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बहुत सारे स्पोर्ट्स को अभी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है जो हौसला, जी, जो हमारे माननीय मोदी जी ने जब भी गेम खेलने से पहले जाए तो भी बेस्ट ऑफ लक के लिए अपने आवास में बुला के पार्टी ये दिए और बच्चों को भेजे। तो एक बच्चों में भी एक रहता है कि जब हम मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग देश अभी बहुत आगे चल रहा है, और हमें से उम्मीद है कि आने वाला दिन में और अच्छे करेंगे और ओलंपिक में बहुत सारे पदक देश को देंगे। जी, अंकिता ये बताइए, स्पोर्ट्स साइंस एक खिलाड़ी के लिए कितना फ़ायदेमंद है? मुझे बात हुई थी कि किसी आर्चरी के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने बताया था कि उससे पता चलता है कि खिलाड़ी का हार्ट बीट कितना है। नॉर्मल नहीं होता है तो उसका टारगेट सही नहीं लगता है, अगर नॉर्मल रहता है तो टारगेट भी सही लगता है। तो वाकई फ़ायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाहर भी सब कोई ये यूज़ कर रहा है। जी, जी, जैसे हम लोग एंकर में आते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रेशर में हार्ट बीट कितना हो रहा जी। है, और जब हम लोग नॉर्मल शूटिंग कर रहे हैं तब हार्ट बीट कितना हो रहा है। बिल्कुल, तो अगर हमें पता होगा तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी शूटिंग बहुत मतलब मसल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर वीडियो एनालाइज भी होता है तो हम खुद से मतलब शूटिंग करके फिर देख सकते हैं अच्छा। कि हम एक्चुअली में कौन सा मसल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी जितनी तकनीकें खेल में शामिल हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खेल को आगे बढ़ाने में। अंकिता से ही ये सवाल है। अंकिता, एशियन कंट्री, विशेषकर कोरिया की बात करें, ये सब तीरंदाजी में बहुत आगे होते हैं। कितनी टक्कर देते हैं? क्या बहुत प्रेशर रहता है उनके साथ जब खेलती हैं आप लोग? हाँ, प्रेशर तो रहता है क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमें भी उतना ही स्ट्रांग होके खेलना पड़ता है उनके सामने। अगर हम लोग एक राउंड भी थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो वो मौका नहीं देते बिल्कुल भी। अगर यही कोई मतलब दूसरी कंट्री हो तो
थोड़ा सा मौका मिल भी जाता है, पर अभी तो सारा कंट्री बराबर है जी। अभी हर जगह बहुत डेवलप हो गया है और हर जगह बहुत टेक्निकली भी, तो हर कंट्री अभी समान चल रहा है। बिल्कुल, यानी अब उतना डरना नहीं है हमें। एशियन कंट्री विशेषकर कोरिया हमेशा हावी रहता था, बहुत सारे बैडमिंटन खेल की बात हो चाहे इसकी बात हो तो जापान, कोरिया और ये सारी चीज़ें, सारे देश हम पर हावी होते थे, लेकिन अब शायद वैसी बात नहीं है। शिशिर जी, आप एक प्रशिक्षक के रूप में क्या सोचते हैं, झारखंड में जितने भी खिलाड़ी हैं इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो अलग बातें हैं, लेकिन इनके लिए क्या कोचिंग की और व्यवस्था होनी चाहिए? जी मैडम, कोचिंग की देखिए, हम लोग तो एजे हमारे से सीनियर्स जी, हम तो इतना ज़्यादा ये नहीं किए हैं यूनिवर्सिटी ये के लिए, लेकिन हमने देखा है और बच्चों में भी जब कोई अच्छा मतलब क्या फॉरेन कोच आके अगर कुछ दिन ट्रेनिंग करा जाए तो और कॉन्फिडेंस बच्चों का थोड़ा बढ़ता है। अच्छा। और इसके लिए प्रयास कर रहा है अभी अपना स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रहा है कि कुछ दिन का हम लोग ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग को हम लोग या तो कोच को बाहर से हायर करके बुला ले और बच्चों को ट्रेनिंग कराएं, या बच्चों को बाहर जाके कुछ भेज के उसको ट्रेनिंग करें। उससे क्या होता है कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम जब बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत कोई आर्चर्स होता है जो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता है तो जाने से पहले घबरा जाता है, तो इसके लिए एक्सपोजर दे रहा है। और अभी हर स्टेट ये प्रयास कर रहा है कि हम जिस तरह पहले जो फाइट होता था, आजकल हम लोग को देश को कैसे हम लोग एक मतलब अपने ऊपर कैसे देखेंगे, तो पहले तो लड़ाई से होता था, लेकिन आजकल क्या है कि खेल से होता है कि अगर मेडल टैली में हम ऊपर हैं मतलब हम सक्षम हैं, हम अपना देश उतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हम ये कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है मैडम, और आपस में जब तक आपस में कम्युनिकेशन होगा तो इससे बच्चों अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और देशों के साथ भी अगर कैंप भी अगर होता है, अगर बच्चों को कैंप करने का मौका मिले विदेशों के खिलाड़ियों के साथ, चाहे विदेशी कोच भी अगर आते हैं, अगर सरकार या केंद्र सरकार हायर करती है तो उसका फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। और इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं अंकिता, जहाँ तक मुझे भी पता है कि इक्विपमेंट्स, आप तो टाटा से जुड़ी हैं, तो क्या टाटा मुहैया कराता है आपको इक्विपमेंट्स या आप का अपना खुद होता है? नहीं, जब मैं टाटा आर्चरी एकेडमी से आई तब से मुझे टाटा आर्चरी एकेडमी ने ही प्रोवाइड किया है इक्विपमेंट, और वैसे बहुत महंगा होता है तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। अगर उन बच्चों में टैलेंट भी हो तब भी वो इक्विपमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं। जी जी। तो टाटा स्टील ने ये दिया है कि मतलब आप जब से आई तो टाटा आर्चरी से ही जुड़ी और उसके बाद से उसने मुहैया कराई आपको। हाँ। बिल्कुल, आप बताएं, क्योंकि आप भी तीरंदाज रह चुके हैं, आपने भी, और झारखंड आपकी पृष्ठभूमि रही है, तो यहाँ तक आप कैसे मतलब आर्चरी की ओर आकृष्ट हुए और उसके बाद आप कोच कैसे बने? मैडम, सबसे पहले तो हमने तो जो भी मतलब सीखा, जो स्टार्टिंग हमने, हमारे पापा उषा मार्टिन में जॉब करते थे, हम टाटा में एक गम्हरिया बोल के जगह था 14 से 15 किलोमीटर के अंतराल में। तो हमने जब कॉलेज टाइम में गए तो कॉलेज जब जाते थे तो उसी रूट से हम लोग क्रॉस करते थे। अच्छा। तो अब देखते थे कि टाटा आर्चरी एकेडमी में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ, एक किट के साथ बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। फिर हमने पता ऐसे खोजते खोजते पता किया तो एक हरिंदर सर बोल के हमारे कोच हैं, जो स्टार्टिंग कोऑपरेटिव कॉलेज में वो आए थे, और उनसे हम लोग संपर्क किए। फिर उन्होंने बोला ऐसे तो बहुत महंगा है लेकिन कोशिश करने से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं हो सकता है। और हमने वहाँ गया वहाँ पे, और उसके बाद फिर हर संडे को जीआरडी में हम लोग आने का अवसर होता था, तो हम लोग ने देखता था कि उस दिन संडे को जीआरडी में टाटा आर्चरी एकेडमी का रेस्ट हुआ करता था। और हमारा जो संजीव सर थे वहाँ, उन्होंने संडे को ओपन कर देते थे जो एसोसिएशन के बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जाते थे हम लोग, पहले तो बैम्बू का बोस है जो इंडियन राउंड का होता है, उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। उसमें फिर हम लोग आपस में टूर्नामेंट होता था। उससे दो बेनिफिट होता था कि अगर हमारे जो सीनियर हुआ करते थे उन्होंने बोलता था कि अब जो इसमें अच्छा करेगा उसको हमने रिकअप देंगे हम लोग। तो बच्चों में एक अलग सा उत्साह रहता था कि हमको अच्छा करना है। और फिर इंडियन राउंड से धीरे धीरे इंडियन राउंड से भी टूर्नामेंट होते हैं, जो अभी अब देखे थे गोल्डी मिश्रा स्वर्ण पदक जीते थे, वो इंडियन राउंड से जीते हैं। और उन्होंने फिर उसी टूर्नामेंट से जब धीरे धीरे बच्चों पदक तालिका में आते हैं तो उनको और इंटरेस्ट जगता है।
तो फिर उन्होंने एकेडमी खोजने लगता है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि इतना सक्षम नहीं है घर का परिवार वाले कि उनको 3 लाख 4 लाख का इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें। फिर उन्होंने एकेडमी खोजता है। उस दौरान जैसे कि बहुत सारे संस्थाएं जैसे झारखंड सरकार जैसे जो संचालित है रेसिडेंशियल सेंटर, बहुत कोई ऐसे प्राइवेट सेंटर चलाते हैं। जैसे आप सिल्ली स्थित देखते होंगे, जो सबसे पहला स्टार्टिंग बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी का हुआ था, माननीय विधायक जी जो वहाँ के थे उन्होंने स्टार्ट किया और अभी भी उसको संचालन बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं। और वहाँ से गए, जाने के बाद हमने जब वहाँ स्टार्ट किया तो लोकल बच्चे जो हम लोग खोजते थे मेहनती बच्चा कौन होगा, तो जो थोड़ा मतलब सक्षम रहते हैं वो उतना समय नहीं देते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले कस्तूरबा स्कूल को पकड़ा। अच्छा, कि वहाँ के नज़दीक प्रखंड में कस्तूरबा स्कूल था। हमने वहाँ के वार्डन से बात किए, फिर भरोसा दिलाएं, क्योंकि कस्तूरबा में गर्ल्स रहती हैं और गर्ल्स सुरक्षा गई है। तो हमारे बैकबोन जो बोलते हैं कि बैकबोन पे हमारे सुरेश जी थे, तो उन्होंने फिर हम लोग संपर्क किए एक दूसरे के। हमने बोला कि हमको 10 बच्चे दीजिए, हम लोग चाहते हैं कुछ करना है, जो हम नहीं किए हैं वो हमारे बच्चों को हम लोग देखना चाहते हैं। और वहाँ से पूरे राज्य से, जैसे कि जहाँ जहाँ हम लोग ट्रेनिंग किए थे, हमारे एक मित्र हैं प्रकाश जी, उन्होंने बेस्ट बोकारो ज्वाइन किया था अलग-अलग जगह। हाँ, अलग-अलग, और हमने गम्हरिया में ट्रेनिंग करते थे। फिर वहाँ से हम लोग 2-3-4 बच्चे कलेक्ट किए जो अच्छे थे और जो इंटरेस्टेड थे। वो सब मतलब स्पोर्ट्स में इतना घुल मिल गए थे कि उन्होंने बोला कि सर आप जो कराएंगे हम लोग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमको स्पोर्ट्स करना है। और हमने वहाँ से जैसे मधुमिता कुमारी, मुकेश तुरी, ऐसे बहुत से 8-10 आर्चर्स को लेके सिल्ली आए हम लोग। उनका भोजन वोजन का जो भी व्यवस्था था वो अपने स्तर से भी किए, कुछ सर से ये करके करवाएं। फिर वहाँ बच्ची को बुलाएं, फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग स्टेट चैंपियन बने। फिर सबकी नज़र आई। बिल्कुल। उसके बाद उसी ये दौरान में बहुत सारे बच्चे नेशनल खेले। फिर हम लोग जब स्टेट चैंपियन हुए तो पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आने लगा, हाईलाइटेड हो गया। तो सरकार का भी ध्यान आया। फिर उन्होंने 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक सेंटर वहाँ प्रोवाइड किया जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, और वहाँ से भी बच्चे फिर धीरे धीरे व्यवस्था होने लगी, मतलब माहौल सा एक बन गया। बिल्कुल, खेल का माहौल बन गया। और अभी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब उतने मतलब क्या बोलते हैं, संसाधन की जुगाड़ के साथ हम लोग वहाँ काम स्टार्ट किए। जी, अभी तो कोरोना टाइम में भी बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिसेस हुए थे। मुझे पता है कि खिलाड़ियों के बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस हुए, फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारी कोशिशें हुई थी। अंकिता, आप पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन में हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में थोड़ा जानेंगे कि आपका स्पोर्ट्स में फ्यूचर कहाँ तक देखती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ओलंपिक भी है और ओलंपिक में भारत भी दावेदार होता है आर्चरी में, और आपका अगला वर्ष भी एशियन चैंपियनशिप के लिए है। और ऐसे पढ़ाई में क्या करना चाहती हैं? मैं अभी फ़िलहाल BA सेकेंड ईयर में हूँ, कोऑपरेटिव कॉलेज से मैं BA कर रही हूँ। और मेरा अभी अगला टारगेट है कि एशियन गेम्स है अगले साल, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी से ही। और ओलंपिक का भी कोटा है जी, क्वालिफिकेशन है जी हाँ। तो अभी जैसे पहले था, अभी बहुत टफ कर दिया है। पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप से टॉप 8 टीम लिया जाता था, अभी सिर्फ टॉप 3 लेंगे। अच्छा। तो अभी और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमें क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक में। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वैसे भारतीय भागीदारी अच्छी रहती है। पिछले बार की बात करें तो अच्छा ही रहा था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, लेकिन अब कोटे की बात है तो थोड़ी चैलेंजेस आप लोगों के लिए है। शिशिर जी, आप खिलाड़ियों के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? आप प्रशिक्षक हैं, भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, इनका भविष्य कैसा हो? सर मैडम, सबसे बड़ा बात होता है कि एक खिलाड़ी को जितना एक IAS ऑफिसर की तैयारी UPSC में जो करते हैं जी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत एक आर्चर या एक स्पोर्ट्स पर्सन करता है। उसका सुबह का आप शेड्यूल देख लीजिए, अंकिता कुमारी खुद यहीं पे सामने हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। सुबह मॉर्निंग उठना है, फिजिकल करना है, फिर आके मतलब एक टाइम का ये बनाया हुआ है, उस टाइम को फॉलो करना है, तो उतने मेहनत करता है। लेकिन जब खिलाड़ी प्रदर्शन करता है तो लाइट में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि नीचे लेवल से खिलाड़ी का प्रदर्शन को देखा जाए, और खेल है जी, और एग्ज़ाम है जी, वो जरूरी नहीं कि पास ही हो जाए, लेकिन जब एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में आता है जी, तो भविष्य वहीं पे देखता है।
तो कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बच्चे बहुत ऐसे बच्चे खेले हैं बहुत अच्छा, लेकिन इधर उधर भटक रहे हैं। जी। तो पहला तो उनका सिक्योर हो जाना चाहिए, कम से कम एक साधारण जो उसका ये हो सके वो एक सिक्योर हो जाना चाहिए, फिर उसको आप प्रेशर दीजिए कि आपको ये करना है। तो देखिएगा जब खिलाड़ी को भी लगेगा कि हम एक लेवल में जाएंगे, मान लीजिए सीनियर नेशनल में हम जाएंगे, तो मेरे को कम से कम जॉब मेरा एक ये हो। हाँ, और उसके बाद जब उसके बाद आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक देखिएगा जब वो जॉब में आ जाएगा तो एक पैर में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो अगर कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा तो अपना जो ये है वो भी लगा के वो करेगा, क्योंकि खिलाड़ी में एक डिसिप्लिन आ जाता है। अगर वो ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको मारता कौन है? तो उसका जो होता है ना अगल बगल कि आपने इतना खेला, क्या हुआ आपके साथ। बिल्कुल। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि एक खेल नीति ऐसा बने कि जो भी आए वो मतलब सिक्योर हो जाए कि हम अगर स्पोर्ट्स में ये अचीवमेंट मेरा है तो मेरे को इस लेवल का जॉब मिलेगा। यानी रोजी रोजगार की चिंता ना हो तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकता है। और ये अंकिता उदाहरण है, क्योंकि शुरू से टाटा आर्चरी अकेडमी से जुड़ी है। प्रैक्टिस की थोड़ी बातें हुई थी, तो थोड़ी से चलते चलते कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, और अगर यहाँ की लड़कियाँ आर्चरी से जुड़ना चाहती हैं तो आपको अपना इंस्पिरेशन मान सकती हैं, उन्हें क्या संदेश देती हैं? आर्चरी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग एकेडमी में चारों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 6 से 7:30, फिर 8:30 से 12, फिर 3 से 6, फिर नाइट प्रैक्टिस भी करते हैं रात में अंधेरे में। अच्छा। क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें टारगेट उतना अच्छा से नहीं दिखता तो फीलिंग्स अपने ऊपर होता है। तो हम लोग मतलब फीलिंग्स के साथ नाइट में 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो आर्चरी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। और लड़कियां अगर आना चाहें तो उनको भी पूरा तन मन धन लगाना होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि तन मन धन लगाना होगा। और मुझे भी लगता है कि झारखंड में आर्चरी का बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि बहुत सारे मेडल्स हमें मिलते हैं। और आप जैसे खिलाड़ी कोमोलिका हैं, आप हैं, ये दीप्ति हैं, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा लगातार आते रहे हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देते हैं चलते चलते? देखिए, कोई भी काम अगर मन में ठान लिए तो जरूर सक्सेस एक दिन होंगे। सिर्फ चलने का हौसला रखना पड़ेगा जी। हमारा काम है रास्ता बना देना, और युवा आए और अपना उसमें भागीदारी लें और देश और राज्य के लिए अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक कहें तो एकलव्य है, एक द्रोणाचार्य हैं। ये दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में एशियन चैम्पियनशिप में अंकिता, आपका और आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा हो, और ओलंपिक में जो अगला जो ओलंपिक है उसमें भी हम आपको प्रदर्शन करते हुए देखें, और पदक की उम्मीद हम भी लगाएं, पूरे झारखंड वासी लगाएं। और शिशिर जी जैसे कोच रहें तो उम्मीद करेंगे कि भविष्य बहुत सुनहरा होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातचीत की, हमारे दर्शकों को अवेयर किया। अंकिता और शिशिर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।